क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अपन एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, जैसलमेर रियासत के इतिहास के बारे में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज अपन इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो किस प्रकार से जैसलमेर रियासत में कौन कौन से शासकों के द्वारा शासन किया गया, कैसे यहाँ पे क्या रूपरेखा बनती है, तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अपन बात कर रहे हैं जैसलमेर रियासत के बारे में। तो आप सभी ने महाभारत का नाम सुना होगा। तो महाभारत में कौन थे? श्री कृष्ण। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जैसलमेर में कौन से शासकों ने शासन किया था। तो अगर अपन बात करें श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण जैसलमेर रियासत, तो जो भगवान श्री कृष्ण थे, तो इन भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र पैदा हुए थे, पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था? प्रद्युम्न। मैंने आपको क्या बताया? भगवान श्री कृष्ण के एक पुत्र पैदा हुए और पुत्र का नाम क्या था? प्रद्युम्न। और आप सभी को ये पता भी होगा कि भगवान श्री कृष्ण क्या थे? यादव, यादव। और तो प्रद्युम्न भी क्या हुआ? यादव, यादव। तो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ये जो प्रद्युम्न थे, इन प्रद्युम्न से एक वंश चला, कौन सा? यदुवंश। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसलमेर के ये जो शासक थे, ये अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के क्या मानते थे? वंशज, यानी श्री कृष्ण यादव थे और इन्हीं के पुत्र थे प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न से इन जैसलमेर वालों का संबंध माना जाता है। तो टोटली अपन ये कह सकते हैं कि साहब ये जैसलमेर के जो शासक थे ये क्या थे? यदुवंशी, क्योंकि ये अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के क्या मानते थे? वंशज मानते थे। तो कौन सा वंश है इन जैसलमेर वालों का? यदुवंशी। तो अपन को राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है। तो राजस्थान में यदुवंश की दो मुख्य शाखाएं थी। यदुवंश की राजस्थान में, यदुवंश की राजस्थान में दो मुख्य शाखाएं थी। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और इन्हीं प्रद्युम्न से उत्पन्न मानते हैं यदुवंशी अपने आप को। और राजस्थान में यदुवंश की दो मुख्य शाखाएं थी। यदुवंश की कितनी शाखाएं थी? दो मुख्य शाखाएं थी। तो एक तो थी जैसलमेर रियासत, और दूसरी थी करौली रियासत। तो राजस्थान में यदुवंश की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं मुख्य रूप से थी। एक थी जैसलमेर रियासत और दूसरी थी करौली रियासत। और इस जैसलमेर रियासत पर किनका शासन था? तो इन पे था भाटियों का। इस जैसलमेर रियासत पर किसने शासन किया? तो यहाँ पे भाटी शासकों ने शासन किया। और करौली पे किसने किया? तो करौली पे आप बताओगे जादौन। तो आप ये बता सकते हो कि भगवान जो श्री कृष्ण थे, इन श्री कृष्ण से ही इन जैसलमेर रियासत वालों का क्या
भाटियों का संबंध किससे था? श्री कृष्ण से। तो आप इसको समझने का प्रयास करना। और मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूं, भाटियों के उपनाम भाटियों के उपनाम, तो इनको क्या बोला जाता था? छत्राला, यादवपति। भाटियों को क्या कहा जाता था? छत्राला, यादवपति भी इन्हीं भाटियों को कहा जाता था। उसके अलावा अपन कह सकते हैं इनको उत्तरी सीमा का प्रहरी। प्रहरी का मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला, जिसको अपन द्वारपाल भी कह सकते हैं, जिसको अपन अंग रक्षक भी कह सकते हैं। तो अपना ये जो राजस्थान था या ये जो भारत था, इसमें उत्तर पश्चिमी दिशा से कभी अफगानिस्तान से तुर्क यवन, जैसे कि तेमुरलंग हुआ, तो ऐसे करके शक यवनों का वैसे आक्रमण होता रहता था। तो ये उत्तरी सीमा पर होने वाले आक्रमणों से भारत की रक्षा करते थे, यानी भारत पर होने वाले आक्रमणों को ये उत्तरी सीमा पर ही रोक देते थे। इसी कारण इन भाटियों को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा गया है। उसके अलावा इनको बोला जाता है उत्तर भड़ किवाड़। उत्तर भड़ किवाड़, ये भी इनकी एक उपाधि आती है। तो उत्तर का मतलब तो उत्तर दिशा, भड़ का मतलब होता है मजबूत योद्धा, और किवाड़ का मतलब होता है गेट। तो भारत पर होने वाले आक्रमणों से भारत की इन्होंने रक्षा की, इसी कारण इनको एक उपाधि भी मिली, क्या? उत्तर भड़ किवाड़। अब अपन अगर जनश्रुतियों के आधार पर माने तो इनको उत्तर भड़ जो किवाड़ उपाधि थी, ये जैसलमेर के एक शासक आते हैं विजयराज। तो मैं आपको बता भी देता हूं उत्तर भड़ किवाड़ इनको कैसे कहा गया, तो वो भी आप साथ में देख लो। जैसलमेर का एक शासक आता है, जैसलमेर का एक शासक आता है, और शासक का नाम था, जैसलमेर का एक शासक आता है और शासक का नाम था विजयराज। और गुजरात के एक शासक आते हैं, गुजरात के एक शासक आते हैं, और उन शासक का नाम था सिद्धराज जयसिंह, जो एक चालुक्य राजा थे। तो सिद्धराज जयसिंह, और प्लस में इनकी एक रानी थी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसलमेर के जो शासक थे विजयराज, ये विवाह करने के लिए जाते हैं गुजरात में, सिद्धराज जयसिंह की पुत्री के साथ में ये विवाह करने के लिए चले जाते हैं। तब इनकी जो सास थी, किसकी? विजयराज की सास ही लगेगी सिद्धराज जयसिंह की पत्नी। तो इस सिद्धराज जयसिंह की पत्नी के द्वारा सबसे पहले इनको क्या बोला गया? उत्तर भड़ किवाड़। उत्तर भड़ किवाड़। तो इस प्रकार से इनको अगर अपन जनश्रुतियों के आधार पर माने तो इस प्रकार से इनको ये उत्तर भड़ किवाड़ वाली उपाधि थी, ये प्रदान की गई थी। तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं, जैसलमेर रियासत श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न क्या थे? यादव थे। तो यादवों से अपने राजस्थान में यदुवंश चला, और हमारे राजस्थान में यदुवंश की दो मुख्य शाखाएं थी, एक थी जैसलमेर रियासत वाली और दूसरी थी करौली रियासत वाली। तो जैसलमेर पर यदुवंश की भाटी शाखा का शासन था, और करौली पर यदुवंश की जादौन शाखा का शासन था। तो आशा है आपको ये समझने में आ गया होगा। फिर मैंने आपको बताया भाटियों के उपनाम, तो भाटियों को छत्राला यादवपति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो राजध्वज था उसमें अपन को छत्राला यादवपति देखने को मिलता है। उसके अलावा
इनको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, क्योंकि भारत पर उत्तर पश्चिमी दिशा से सबसे ज्यादा आक्रमण होते थे। तो उन आक्रमणों से भारत को बचाने में इन्होंने काफी सहायता की, तो इसी कारण इनको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। और इनकी एक अन्य उपाधि आती है उत्तर भड़ किवाड़। तो किस प्रकार से इनको उत्तर भड़ किवाड़ कहा गया? जैसलमेर के एक शासक आते हैं विजयराज, और विजयराज शादी करने के लिए जाते हैं कहां पे? गुजरात में, सिद्धराज जयसिंह की पुत्री के साथ में। तब इस विजयराज को इनकी सास के द्वारा पहली बार उत्तर भड़ किवाड़ कहा गया था। तो इस प्रकार से इनकी ये उत्तर भड़ किवाड़ उपाधि अपन को देखने को मिलती है। तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन यहाँ पे कौन कौन से शासक हुए, तो उन शासकों की चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जैसलमेर ये जो रियासत थी, यहाँ पे यदुवंश की भाटी शाखा का शासन था। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। अब अपन यहाँ पे जो फर्स्ट शासक हुए भट्टी, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहले शासक थे उनका नाम था भट्टी। भट्टी भट्टी तो इस भट्टी के द्वारा 285 ईस्वी में इसने 285 ईस्वी में भटनेर की स्थापना की। अर्थात इस भट्टी के द्वारा 285 ईस्वी में भटनेर की स्थापना की गई। और इसी भट्टी से अर्थात इसी से यहाँ के शासक इसी से यहाँ के जो शासक थे वो क्या कहलाने लगे? भाटी कहलाने लगे। भाटी कहलाने लगे। तो इनके संबंध में आपको दो बातें याद रखनी है। इसने 285 ईस्वी में भटनेर की स्थापना की, और इसी से यहाँ के जो शासक थे वो क्या कहलाने लगे? भाटी कहलाने लगे थे। अब अपन अगले शासक की चर्चा करने वाले हैं, और अगले जो शासक थे उनका नाम था मंगलराव। अगले जो शासक थे उनका नाम क्या था? मंगलराव। तो इन मंगलराव के समय में अगर अपन बात करें गजनी की, तो गजनी कहां पे पड़ता है? मैं आपको बार बार बताता हूं, गजनी पड़ता है अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान। तो यहाँ जो गजनी था, इस मतलब जो गजनी स्थान है, इस गजनी के जो शासक थे उन शासक का नाम क्या था? तो उनका नाम था ढांडी। अर्थात गजनी के जो शासक थे उनका नाम था, अपन को ढांडी या ढूंढी भी देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे ढूंढी लिख सकते हो। उनका नाम क्या था? ढूंढी। क्योंकि ज्यादातर बुकों में अपन को क्या देखने को मिलता है? ढूंढी। ढूंढी। तो ये जो गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है, यहाँ के शासक का नाम था ढूंढी। तो ढूंढी और मंगलराव, इन दोनों के मध्य में क्या होता है? युद्ध होता है। इन दोनों शासकों के मध्य में
क्या होता है, युद्ध होता है और युद्ध में इसको क्या करना, ये हार का सामना करता है और ये ढूंढी विजयी रहता है, विजयी रहता है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि मंगलराव के समय में गजनी अफगानिस्तान के शासक ढूंढी के द्वारा इस मंगलराव के ऊपर आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण में मंगलराव की हार हो जाती है और ये जो गजनी का शासक था ढूंढी, ये विजयी रहता है। इसी कारण मंगलराव कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। राजधानी बनाता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, भट्टी इसने 285 ईस्वी में भटनेर की स्थापना की और इस भट्टी से ही यहाँ के शासक क्या कहलाने लगे थे, भाटी कहलाने लगे थे। अगले जो शासक थे भाटी राजवंश के, उनका नाम था मंगलराव। तो मंगलराव के समय में गजनी अफगानिस्तान के शासक ढूंढी के द्वारा इस मंगलराव के ऊपर आक्रमण किया जाता है और इस युद्ध में मंगलराव की हार हो जाती है और ये ढूंढी विजयी रहते हैं। तो हारने के पश्चात ये मंगलराव कन्नौज को अपनी कैपिटल, जिसको अपन राजधानी कहते हैं, तो उसको अपनी राजधानी बनाता है। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। फिर अपन अगले शासक की चर्चा करने वाले हैं और अगले जो शासक बने थे उनका नाम था देवराज। तो अपन देवराज की चर्चा करने वाले हैं। तो मंगलराव ये जो गजनी अफगानिस्तान के शासक थे ढूंढी, इनसे डिफीट हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और ये अपनी जो कैपिटल है वो किसको बना लेते हैं, कनौज को। तो अगले जो शासक बन जाते हैं उनका नाम क्या है, देवराज। अगले जो शासक थे उनका नाम था देवराज। तो किसके द्वारा, इसके द्वारा पाकिस्तान में देरावल दुर्ग का, इसके द्वारा पाकिस्तान में देरावल दुर्ग का निर्माण करवाया गया तथा देरावल को अपनी राजधानी बनाया गया। देरावल को अपनी राजधानी बनाया गया। क्या बना ली इसने देरावल में दुर्ग का निर्माण भी करवा दिया और देरावल को अपनी इसने क्या बना दिया, कैपिटल भी बना दिया था। अब अगर अपन बात करें आगे, तो इसने परमारों को भी पराजित किया और इसने परमारों को पराजित करके किसका निर्माण करवाया, अपनी एक नवीन कैपिटल बना दी। तो इसने क्या किया, इसने लोद्रवा के परमारों को हराकर, इसने लोदरवा के परमारों को हराकर लोदरवा को अपनी
नवीन राजधानी बनाया। अर्थात इस देवराज ने क्या किया, लोदरवा पे जो परमारों का अधिकार था तो उन परमारों को डिफीट करके अर्थात पराजित करके देवराज ने लोदरवा को अपनी नई कैपिटल अर्थात राजधानी बना लिया था। तो अब जैसे ही लोदरवा का नाम आता है तो आपको एक प्रेम कहानी याद आ रही होगी। तो उस प्रेम कहानी के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो वैसे उस प्रेम कहानी का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन वो प्रेम कहानी बार बार एग्जामों में पूछी गई है। और वो प्रेम कहानी आती किन की है, कैसे जैसलमेर वाले क्षेत्र में उस प्रेम कहानी को आज भी गाया जाता है, तो उसकी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो अगर अपन बात करें लोदरवा की, तो लोदरवा की एक राजकुमारी आती है, लोदरवा की एक राजकुमारी आती है और राजकुमारी का नाम था मूमल। इधर अपन अमरकोट की बात करें, अमरकोट की, और अमरकोट कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में। अमरकोट कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में। और यहाँ के अगर राजकुमार की बात करें, यहाँ के राजकुमार जिसको अपन शासक भी कहते हैं, तो उस राजकुमार का नाम था महेंद्र सोडा। और इन महेंद्र सोडा के एक क्या थी, बहन। और इन बहन के अगर पति की बात करें, इस बहन के अगर अपन पति की बात करें, तो इस बहन का जो पति था उस पति का नाम था गुजरात का हमीर जडेजा। तो इसका जो पति था वह था गुजरात का शासक हमीर जडेजा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं का महेंद्र जो सोडा था, जो अमरकोट का एक राजकुमार था, तो इसके एक बहन थी और इस बहन का विवाह कहां पे हो गया, गुजरात के हमीर जडेजा के साथ में इसकी बहन का विवाह करवा दिया जाता है। और वैसे अब रिश्ते में अगर अपन देखें तो ये महेंद्र सोडा इस हमीर जडेजा का क्या लगता था, ये हमीर जडेजा इस महेंद्र सोडा का क्या लगता था, तो बेनोई। अर्थात ये कौन थे, जीजा शाले थे दोनों, तो क्या लगेगा, बेनोई। तो होता क्या है, एक बार ये हमीर जडेजा कहां पे आ जाता है, अमरकोट घूमने के लिए आ जाता है। तो 10-5 दिन ये अपने साले के यहाँ पे रहता है और फिर ये जाने के लिए बोलता है। तो हमीर जडेजा क्या कहता है कि जीजा जी मैं आपको वहां तक पहुंचाने के लिए आपके साथ चलता हूं। तो ये जैसे शिकार करते हुए ये कहां पे आ जाते हैं, तो शिकार करते हुए ये कहां पे आ गए, लोदरवा में आ गए। और लोदरवा की जो राजकुमारी थी मूमल, वो अत्यंत सुंदर महिला थी। तो उसकी सुंदरता के किस्से आसपास फैले हुए थे। तो जब महेंद्र सोडा ने सोचा कि वास्तव में अगर वो इतनी सुंदर है तो एक बार तो अपन भी उसको देखें, तो ये रात में छुपते छुपाते ये महेंद्र सोडा कहां पे आ जाता है, इस मूमल के पास में आ जाता है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि ये महेंद्र सोडा छुपते छुपाते कहां पे आ गया, मूमल के महल में आ गया। और इसने जब मूमल को देखा तो मूमल को देखकर ये आश्चर्यचकित हो गया और ये क्या करने लग गया, इस मूमल से प्रेम करने लग गया और ये मूमल भी इस महेंद्र से प्रेम करने लग जाती है। अब आगे क्या होता है कि ऐसा माना जाता है उधर जैसलमेर वाले क्षेत्र में जो कहानियां प्रचलित है उनके आधार पर ये आज भी ये माना जाता है कि महेंद्र सोडा रोजाना रात को मिलने जाया करता था, किससे, इस मूमल से। लेकिन जाएगा किससे, कहां, अमरकोट और कहां पे, लोदरवा। तो ये महेंद्र सोडा अपने एक ऊंट को लेकर रोजाना डेली मिलने जाता था, किससे,
महेंद्र जाता कहाँ पे है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये कहाँ पे जाता है। तो जब रानियों को पता चला कि ये मूमल के पास में जाता है, तो इस महेंद्र की रानियों के द्वारा जब ये ऊंट पे जाता था तो उस ऊंट को बदलवा दिया जाता है। तो वो जो ऊंट था जिस पर महेंद्र बैठकर जाता था, तो उस ऊंट को तो दूसरी जगह भिजवा दिया गया, और जो अन्य ऊंट था तो वो क्या करता है, वो जाते ही नाचने लग जाता है ऊंट। तो इस प्रकार से ये महेंद्र मूमल से नहीं मिल पाता, और इनकी प्रेम कहानियां आज भी जैसलमेर वाले क्षेत्र में प्रचलित है। तो अपन इस महेंद्र मूमल की जो भी कहानी है उस कहानी की चर्चा करेंगे, लेकिन वह अगली क्लास में। तो आज की इस क्लास को अपन यहीं पे विराम देंगे। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।